हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। सो आज की वीडियो के अंदर हम जो बेसिकली आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए थे आपके जून 24 एग्जाम के अंदर, मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग शिफ्ट, तो उन क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली विल स्टार्ट विद द मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चंस। पहले हम मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस है तो उसको देखते हैं और उसके बाद फिर हम इवनिंग शिफ्ट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, दैट इज रिलेटेड टू योर ओपेरॉन। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द लैक ऑपेरॉन इन इक्वलाइज इनकरेक्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लैक ऑपेरॉन से रिलेटेड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो लैक ऑपेरॉन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय बोथ लैक रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर प्रोटीन कैप। ठीक है, तो ये अगर आपने पढ़ा हुआ है कि लैक ऑपेरॉन के अंदर एक नेगेटिव रेगुलेशन होती है, वो लैक रिप्रेसर उसमें इन्वॉल्व होता है, और एक्टिवेटर में हम कैप की बात करते हैं, दैट इज कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है। द लैक ऑपेरॉन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन बोथ लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर एब्सेंट। ठीक है, अब देखो लैक ऑपेरॉन बेसिकली कब एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही क्या है आपके एब्सेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि बेसिकली जब आपका ग्लूकोज एब्सेंट होती है, लैक्टोज प्रेजेंट होती है, तब आपका जो लैक ऑपेरॉन है वो हाईली क्या करता है, आपका एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो इसने लिखा ओनली व्हेन बोथ लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर एब्सेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपकी, बेसिकली इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि जब जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तब जाके आपका लैक ऑपेरॉन एक्सप्रेस करता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि जब ग्लूकोज या लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज एब्सेंट होता है, अब वो कह रहा है कि दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट होगी। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द लैक ऑपरन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट, तो ये एकदम सही है स्टेटमेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर पे नहीं लग पाता। यही तो पढ़ते हैं ना कि जब लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो रिप्रेसर है, ठीक है, क्योंकि रिप्रेसर के साथ एलो लैक्टोज लग जाता है, और रिप्रेसर के साथ जब एलो लैक्टोज लगता है, सो देर इज चेंज इन इट्स कॉन्फॉर्मेशन, और जिसकी वजह से ये आपका ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं कर पाता, और जो आपकी लैक ऑपरेटर की जीन्स होती हैं ZYA, उनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है और फर्दर उनकी ट्रांसलेशन होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन रहा है दैट इज योर बी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो राइट आंसर इज बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स, ठीक है, बेसिकली वो क्या करते हैं। ठीक है, देखो जनरली हम जब मिथाइलेशन की बात करते हैं, एसिटाइलेशन की बात करें, तो स्पेसिफिकली एंजाइम्स होते हैं जो इनको करते हैं। सो इसमें मेनली आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स हैं, ठीक है, इसको चाहे आप याद भी रखना, दे क्रिएट DNase 1 हाइपर सेंसिटिव साइट। मतलब क्या है कि ये वो इनकी वजह से वो साइट्स बनती हैं जहां पर डीएनएस का जो एक्शन है वो बेसिकली, या वो साइट्स जहां पर न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स वर्क वर्क करते हैं, तो वो वाली साइट्स जो है वो आपकी DNase 1, डीएनएस 1 ऑब्वियसली जो डीएनए को कट करता है या डिग्रेड करता है, तो उसके लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद ही रखना है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A DNA molecule is completely transcribed into messenger RNA by an RNA polymerase। ठीक है, और हमें टेम्पलेट जो स्टैंड है उसकी बेस कॉम्पोजिशन दी हुई है। ठीक है, कि G 24.1% है, C 18.5 है, A 24.6 है, और T 32.8 है। अब देखो जितना G है, ठीक है, क्योंकि ये टेम्पलेट है, तो सामने उतना ही C होगा, तो C हैज टू बी 24.1। ठीक है, तो जो कि आप बी और सी में देखने को मिल रहा है। सी अगर 18.5 है तो जी 18.5 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जी देख के ये बता सकते हो कि यही आंसर है, C 24.1। ए अगर 24.6 है तो यू भी 24.6 होना चाहिए, और टी अगर 32.8 है तो ए भी आपका 32.8% होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग options has the correct set of components for assaying reverse transcriptase activity। देखो रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि हमें आरएनए से क्या बनाना है? डीएनए बनाना है। ठीक है, हमें आरएनए से क्या बनाना है आपका? डीएनए। यही मतलब हुआ ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या है कि जो आरएनए से क्या बनाए? डीएनए। अब देखो क्या होता है ना, कई बार मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमें, कई बार जैसे पता भी नहीं लगता, बट यू हैव टू थोड़ा सा बेसिक सोचना होता है। अगर मुझे डीएनए बनाना है तो पहली बात है मुझे डीएनटीपी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि तभी आप देखोगे ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब है आरएनए से डीएनए बनाना। सो जो बेसिकली फर्स्ट मैंने देखा, फर्स्ट जो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डीएनटीपीज किस में है। ठीक है, तो मैंने देखा कि बेसिकली ए ऑप्शन में डीएनटीपी है और सी ऑप्शन में डीएनटीपी है। बाकी दोनों में एनटीपी दे रखे हैं। तो एनटीपी तो आरएनए में होते हैं, आपने आरएनए से डीएनए बनाना है, तो बी और सी तो आपका, सॉरी बी और डी तो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ठीक है। अब बेसिकली जो हमारा टेम्पलेट है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देखना है तो हमें आरएनए टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि हमें आरएनए से क्या बनाना है? डीएनए बनाना है। ठीक है, तो आप देखो इसी ऑप्शन के अंदर आरएनए टेम्पलेट है। ठीक है, तो मतलब आपको डीएनए प्राइमर, डीएनटीपी, बफर और आरएनए टेम्पलेट, मतलब अगर आप इन दो पॉइंट्स को पिक कर लोगे, डीएनटीपीज और आरएनए टेम्पलेट, तो वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए रेप्लिकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल बिकॉज, देखो हम कहते हैं ना जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज में क्यों होती है। ठीक है, ये जैसे हम ये वैसे हम सेल साइकिल में भी पढ़ते हैं कि जो बेसिकली आपका एक तरह से प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स होता है वो तो जीवन में ही बन जाता है और वो डिसअसेंबल हो जाता है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एस फेज। तो एक तो ये कह रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ एस फेज में ही होता है। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो मे बी सेल के पास प्रेजेंट है, बट ऑब्वियसली वही होता है ना, पॉलीमरेज भी कब काम करता है? जब उसको प्राइमर मिलता है। ठीक है, या जब प्राइमेज पहले आगे प्राइमर बनाएगा। तो ये तो नहीं कह सकते कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एस फेज में ही होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ऑरिजिन recognition कॉम्प्लेक्स recognize origins ओनली इन द एस फेज। ठीक है देखो जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स होता है ना वो तो जीवन में ही बन जाता है, तो ओरिजिन की recognition तो जीवन में ही हो जाती है। ठीक है, तो ये कहना कि वो recognize सिर्फ एस फेज में करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एमसीएम हेलिकेजेस, ठीक है, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस प्रोटीन, ये एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और दूसरे में क्या लिखा आपका? जीवन में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि एमसीएम हेलिकेसिस का काम होता है डीएनए को अनबाइंड करना। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या होता है, ये डीएनए के ऊपर लग तो जीवन फेज में जाते हैं। ठीक है, बट ये एक्टिवेट कब होते हैं? आपके एस फेज में, क्योंकि सबसे पहले हेलिकेस, हेलिकेस जब डीएनए को अनवाइंड करेगा, ठीक है, और उसके बाद ही बेसिकली जो आपका प्राइमेज फिर प्राइमर्स बनाएगा और फिर आपकी डीएनए रेप्लिकेशन होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनता है? जो एमसीएम हेलिकेसेस हैं दे गेट एक्टिवेटेड इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, मतलब लोड तो मे बी वो जीवन फेज में हो जाते हैं, बट वो एक्टिवेट कब होते हैं? आपके एस फेज में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following does not occur during ribosome associated quality control of damaged mRNA? ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, नॉर्मली जब mRNA बना है तो राइबोसोम लग गया, उसके साथ उसने ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि mRNA डैमेज्ड है, तो बेसिकली क्योंकि उसका प्रोटीन तो फिर किसी काम का नहीं है, या कई बार ऐसा हो सकता है कि मे बी जो डैमेज्ड mRNA था उससे प्रोटीन बन गया है। तो वो पूछ रहा है कि which of the following does not occur during the ribosome associated quality control of damaged mRNA? ठीक है, तो mRNA डिग्रेडेशन होती है, क्योंकि mRNA सही नहीं है तो आप उसको डिग्रेड करा दो। ठीक है, दूसरा आप जो नेसेंट प्रोटीन बना है, एक्चुअली जो प्रोटीन डैमेज्ड mRNA से में भी बना है उसको डिग्रेड करा दो, क्योंकि वो दैट इज नॉट, मतलब वो सेल के लिए सही नहीं है ना, क्योंकि वो प्रोटीन गलत बना है। डिसएंगेजमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम एमआरएनए, कि आप एमआरएनए से राइबोसोम को हटा दो ताकि प्रोटीन ना बने, क्योंकि एट द एंड तो जो इफेक्ट आता है वो प्रोटीन की वजह से आता है। या तो एमआरएनए को डिग्रेड करा दो, प्रोटीन बन चुका है तो उसको डिग्रेड करा दो, अगर एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम लग चुका है तो उसको डिसएंगेजमेंट करा दो। ठीक है, तो ये भी बेसिकली हो सकता है, बट ये जो लिखा ना राइबोसोम एमआरएनए मोनोसोम डिग्रेडेशन, कि वो जो राइबोसोम एमआरएनए के साथ अटैच है, मोनोसोम का मतलब वो क्या होता है कि एक राइबोसोम एमआरएनए के साथ अटैच है, तो हमें राइबोसोम को तो डिग्रेड नहीं कराना ना, तो राइबोसोम में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हमें या तो एमआरएनए को डिग्रेड करा दो, प्रोटीन को डिग्रेड करा दो,
या जो राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर लगा हुआ है, अब उसको डिसएंगेजमेंट करा दो। तो ये तीनों तो बेसिकली हो सकते हैं। बट ये जो फोर्थ है, राइबोसोम एमआरएनए मोनोसोम डिग्रेडेशन, कि एमआरएनए के साथ अगर एक ही राइबोसोम लगा हुआ है तो उसे हम मोनोसोम बोलते हैं, तो उसको हमने डिग्रेड नहीं कराना है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स ए क्लासिकल हुकस्टीन बेस पेयरिंग? ठीक है, अब देखो इसमें खास बात क्या होती है कि जो प्यूरिन्स होते हैं, पहली बात तो ये होती है कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी हुकस्टीन बेस पेयरिंग के लिए। ठीक है, अब जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स बेसिकली क्या होते हैं, या तो एंटी फॉर्म में होते हैं या सिन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो एंटी फॉर्म है, अगर प्यूरिन्स आपके एंटी फॉर्म में है तब तो वो क्या दिखाते हैं, वॉटसन क्रिक पेयरिंग। तब कौन सी पेयरिंग दिखाते हैं वो, वॉटसन क्रिक। और अगर प्यूरिन सिन फॉर्म में है तो वो क्या दिखाते हैं, आपकी नॉन वॉटसन क्रिक और हुकस्टीन पेयरिंग। ठीक है, तो अगर यहां पर हम ऑप्शंस देखें, देखो है तो उसने पहले आपको प्यूरिन सी दिखा रखे हैं, ए जी, बट ए बी और डी ऑप्शन में वो एंटी फॉर्म में है, तो एंटी फॉर्म वाला तो कौन सी पेयरिंग दिखाएगा, वॉटसन क्रिक। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, सी, दैट इज जो सिन वाली फॉर्म है वो आपकी क्या शो करेगी, हुकस्टीन पेयरिंग। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। URA3 gene expression allows yeast cells to grow on synthetic media lacking uracil। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक स्पेसिफिकली जीन है URA3 जीन, इसकी एक्सप्रेशन की वजह से जो यीस्ट सेल्स हैं दे ग्रोन सिंथेटिक मीडिया लैकिंग यूरेसिल, shown below are cell types having URA3 gene inserted at distinct positions of the chromosome। ठीक है, जैसे ये आप सेल टाइप 1 में देख सकते हो, यहां पर है, सेल टाइप 2 में यहां पर है, सेल टाइप 3 में यहां पर है। द एबिलिटी ऑफ ईच सेल टाइप टू ग्रोन, एससी यूआरए क्या बोला है कि वो सिंथेटिक मीडिया जिसके ऊपर जिसमें यूरेसिल नहीं है, इन आइदर लॉग और स्टेशनरी फेजेस लिस्टेड ऑन द राइट। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पे क्या शो कर गया कि बेसिकली जो एबिलिटी टू ग्रो ई सेल्स, अगर मैंने URA3 को यहाँ पे प्लेस करा तो लॉग फेज में भी ग्रो कर रहे हैं, स्टेशनरी में भी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लेस करा तो लॉग में कर रहे हैं, स्टेशनरी में नहीं कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे प्लेस करा जो सेल टाइप 3 है इस केस में वो लॉग फेज में तो नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी फेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उसको हमें इंटरप्रेट करना है। देखो पहली स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि बेसिकली URA3 जीन इन सेल टाइप 1 इज प्रोबेबली लोकेटेड इन द हेट्रोक्रोमेटिक रीजन। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि URA3 जीन जो है वो तो सेल टाइप 1 के अंदर चाहे लॉग फेज है चाहे स्टेशनरी है, तो वो तो बेसिकली एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, क्योंकि तभी जो है तभी आपके ई सेल्स ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या आपकी गलत है, तो ए तो गलत है। बी स्टेटमेंट देखते हैं, URA3 जीन इन सेल टाइप 2 इज लोकेटेड इन द फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, अब फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे एक चीज होती है ऑब्लिगेट, कि वो तो प्रॉपर हेट्रोक्रोमेटिन में ही है, लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे लॉग फेज में तो वो बेसिकली सेल्स ग्रो कर रहे हैं बट स्टेशनरी फेज में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है ये करेक्ट हो सकती है, क्योंकि फैकल्टेटिव एक तो होता है हेट्रोक्रोमेटिन, मतलब जिसे आप बोल सकते हो ऑब्लिगेट, कि उसमें तो जीन एक्सप्रेस ही नहीं करती। फैकल्टेटिव ये हो सकता है कि बेसिकली वो जीन जैसे पहले लॉग फेज में जैसे वो है वो ऐसे रीजन में है जहां पर एक्सप्रेस कर रही है, बट स्टेशनरी फेज में वो कहीं और मूव कर गई। ठीक है, सो इट इज लोकेटेड इन द फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव मतलब कई बार करेगी कई बार नहीं करेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है, सेकंड वाली। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि URA3 जीन इन सेल टाइप 2 इज प्रोबेबली लोकेटेड इन ए क्रोमोसोम रीजन साइलेंस्ड इन लॉग फेज। ठीक है, अब ये एक बात कर रहा है URA3 जीन इन सेल टाइप 2। ठीक है, कि वो ऐसे रीजन में लोकेट होगी कि वो आपकी लॉग फेज में क्या होगी, साइलेंस्ड होगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट इसने ये लिखी है, लेकिन लॉग फेज में तो ये एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होनी चाहिए, गलत, क्योंकि लॉग फेज में तो एक्सप्रेशन हो रही है ना, तो दिस स्टेटमेंट हैज टू बी इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए हमारी, इनकरेक्ट, क्योंकि आप देख रहे हो ना लॉग फेज में तो प्लस दिखा रहा है। और फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर क्या है, इन
URA3 gene in cell type 3 is heterochromatinized in log phase। देखो log phase में एक्सप्रेशन नहीं है, जबकि स्टेशनरी फेज में है, तो इसका मतलब वो हेटेरोक्रोमेटिनाइज्ड हो गया है आपकी लॉग फेज में। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो उसने हमसे करेक्ट इंटरप्रिटेशंस पूछी हैं, तो इसका राइट आंसर बेसिकली क्या बनेगा, बी एंड डी। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू द हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। जनरली बोलते हैं ना कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन इफेक्ट। जीन ऑफ ए पोजीशन ऑल्सो मैटर अलोंग ए क्रोमोसोम, कि वो कहाँ पर है। अगर वो यूक्रोमेटिन वाले रीजन में होती है तो वो एक्सप्रेस करती है, और अगर हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में होती है तो वो आपकी एक्सप्रेस नहीं करती है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंप्लीट रेट्रोपोजोन। ठीक है, अब देखो रेट्रोपोजोन क्या होते हैं, जो बेसिकली होते ये डीएनए ही है, बट ये पहले आरएनए बनाते हैं, फिर आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं, और ये दूसरी जगह जाके ट्रांसपोज हो जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपो रेट्रोपोजोन क्या होता है। तो रेट्रोपोजोन बेसिकली क्या होता है कि होता है ये डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, तो पहले इससे आरएनए बनता है, उस आरएनए से फिर क्या बनता है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और वो दूसरी जगह जाके लग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसे बोलते हैं कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, और कॉपी एंड पेस्ट के साथ बेसिकली इसमें कॉपी नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है ना, जैसे एक होता है आपका जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल ट्रांसपोजोन्स, या जो बोलते हैं हम कंजर्वेटिव मोड, उसे बोलते हैं हम कट एंड पेस्ट। ठीक है, तो रेट्रोपोजोन का मतलब तो क्या है कि कॉपी नंबर आपका इंक्रीज जो है वो करता है। ठीक है, अब देखो उसने क्या क्वेश्चन दिया उसको हम समझते हैं। उसने कहा कि एक कंप्लीट रेट्रोपोजोन है दैट वाज क्लोन्ड अंडर द एंटायर गैलेक्टोज इंड्यूसिबल प्रमोटर, कि वो प्रमोटर है, क्योंकि प्रमोटर होता है ना ऑब्वियसली, जब भी आपको डीएनए से आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर से बाइंड करता है। तो वो कह रहा है कि ये प्रमोटर गैलेक्टोज इंड्यूस करता है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्ट है वो हमें यहाँ पे शो कर रखा है कि ये आपका गैलेक्टोज का प्रमोटर है, और ये नोवल एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो उसने पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है, सेल्स ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज लीड टू इंक्रीज इन द कॉपी नंबर ऑफ ट्रांसपोजोन। ठीक है, देखो उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि ये गैलेक्टोज इसे इंड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कहना कि दोनों कॉपी, क्योंकि देखो क्या ना, मतलब क्या आपने ना जो नोवल एलिमेंट है, सीधा सा फंडा ये कि जो नोवल एलिमेंट है उसकी आपने ट्रांसक्रिप्शन करानी है। उसकी आपने क्या करानी है, ट्रांसक्रिप्शन, तभी तो आरएनए बनेगा ना, और आरएनए से फिर डीएनए बनाया जाएगा और वो ट्रांसपोज हो जाएगा। बट मेन हमारा मोटिव क्या है कि अभी यहाँ पर हमें ट्रांसक्रिप्शन पहले करानी है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली उसने मेंशन कर रखा है कि गैलेक्टोज इंड्यूस कराता है, तो ये कहना कि ग्लूकोस गैलेक्टोज दोनों दे दो, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी। ठीक है, द ट्रांसपोज्ड कॉपीज विल बी सेम एज द कंस्ट्रक्ट इंसर्टेड इन द जीनोम। देखो क्या होता है इसमें कॉपी नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके अंदर कॉपी नंबर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसमें कॉपी नंबर हमेशा आपका इंक्रीज होता है। द ट्रांसपोज कॉपीज कैन नॉट ट्रांसपोज फर्दर। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि अब चलो ट्रांसपोजिशन होगी। ठीक है, अब ट्रांसपोजिशन जब होगी तो इसका मतलब वो दोबारा भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं ये खुद ही एंजाइम बनाते हैं और खुद की मूवमेंट कराते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द ट्रांसपोज्ड कॉपीज विल नॉट रिस्पॉन्ड टू ईदर ग्लूकोस और गैलेक्टोज इन द मीडिया। अब देखो क्या ना, जब जो बेसिकली आपकी ट्रांसपोजिशन हुई, जैसे आरएनए बना डीएनए बना। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो आपने कहा कि फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है। ठीक है, ये आपका जीनोम है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है जो आपने इंसर्ट करा है, इंसर्ट क्या करा है आपने, जैसे गैलेक्टोज का प्रमोटर है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे शो करूं, तो यहाँ पे जैसे गैलेक्टोज का प्रमोटर है और आगे नोवल एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, जब ट्रांसपोजिशन होती है, ये तो प्रमोटर है और ये एलिमेंट है, तो ट्रांसपोजिशन तो सिर्फ एलिमेंट की हुई है, इसको मैं ई लिख देता हूं। तो जब ऑब्वियसली यहां से आरएनए बना, इससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना, और ये दूसरी जगह जाके लग गया। ठीक है, कि जीनोम में ये दूसरी जगह जाके इंटीग्रेट हो गया। अब ये ट्रांसपोज्ड कॉपी है। अब देखो ना, इसके आगे नोवल एलिमेंट तो है ही नहीं, सो दिस विल नॉट रिस्पॉन्ड टू इधर ग्लूकोस और गैलेक्टोज इन द मीडिया। ठीक है, क्योंकि अब आगे प्रमोटर रीजन ही नहीं है ना, तो क्योंकि आपने स्पेसिफिकली लिखा है कि ये जो रेट्रो ट्रांसपोजोन है, ठीक है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो गैल प्रमोटर कराता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप
स्पेसिफिकली अगर आपने क्या करा, अगर ट्रांसपोजिशन हुई तो इसके आगे अब प्रमोटर रीजन तो है ही नहीं, तो ट्रांसपोज्ड कॉपीज विल नॉट रिस्पॉन्ड टू इधर ग्लूकोज और गैलेक्टोज इन द मीडिया। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ यही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी ओनली। ठीक है, देखो क्या रहा ना, सिर्फ जो ट्रांसपोजिशन हुई है वो सिर्फ नोवेल एलिमेंट की हुई है। ठीक है, तो अब जैसे ये तो यहां पर है, ठीक है, अब इसकी ट्रांसपोजिशन अगर, अब बेसिकली अगर प्रमोटर यहीं पर है, अब ये एलिमेंट है, अब इसकी तो फर्दर कॉपीज भी बन सकती हैं, जैसे ये नहीं ना कि एक ही बार कॉपी बनी है, बट द मेन थिंग इज दैट कि जो ट्रांसपोज हो गया उसकी बेसिकली फर्दर आपकी कॉपीज जो है वो, ठीक है, जो बेसिकली मैं आपको कह रहा था कि जो ट्रांसपोज हुई है कॉपीज, क्योंकि उसके आगे प्रमोटर रीजन नहीं है, सो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू इधर ग्लूकोज और गैलेक्टोज इन द मीडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ आपका डी ओनली। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए पॉलीमरेज पोल ए हैज हाई फाइडेलिटी बट लो प्रोसेसिविटी। ठीक है, देखो फाइडेलिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, और लो प्रोसेसिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये प्रोसेसिविटी को हम क्या बोलते हैं कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर इट डिसोसिएट्स। ठीक है, इसकी प्रोसेसिविटी कम का मतलब क्या है कि ये कम डीएनए बनाता है और फिर ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो पोल बी है उसकी फाइडेलिटी कम है, लेकिन प्रोसेसिविटी क्या आपकी ज्यादा है। ठीक है, कि एक बार अगर वो डीएनए से लगा तो फिर वो मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के बाद ही डिसोसिएट होगा। इन विट्रो रिएक्शंस फॉर डीएनए सिंथेसिस यूजिंग limiting amount of pole A और pole B were set to further characterize the enzymes according to the following scheme। ठीक है, जैसे हमें स्कीम दे रखी है कि यहां पर आपने क्या डाला, x माइक्रोमोलर T7 DNA, 10x माइक्रोमोलर आपका T3 DNA, यहां पर भी सेम है। ठीक है, बट यहां पर आपने पोल ए ऐड किया, यहां पे आपने पोल बी ऐड किया है। ठीक है, अब देखो जो पोल ए है उसकी प्रोसेसिविटी क्या है, कम है। ठीक है, तो बेसिकली उस केस में क्या होगा कि मतलब उस केस में क्या होगा कि जैसे वो T7 से हटा और फिर मान लो कहां पर लग गया आपका, T3 पे लग गया। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर प्रोसेसिविटी कम है, तो इस केस के अंदर बेसिकली जो आपका T3 वाला डीएनए है वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे होता ना इसमें आपने T3 T7 दोनों देखा, क्योंकि T3 पहले भी ज्यादा ही है, और पोल ए ऐड करने के बाद क्योंकि उसकी प्रोसेसिविटी क्या आपकी कम है। ठीक है, लेकिन इधर अगर आप देखोगे तो जैसे 20 मिनट्स 40 मिनट्स, अब यहां पर क्या कि पहले आपने जैसे T7 दिया है तो इसकी प्रोसेसिविटी ज्यादा है, तो वो बेसिकली आपका T7 ही ज्यादा बनाएगा। ठीक है, मतलब क्या है ना कि कितना नया डीएनए बन रहा है। इसमें क्या हुआ, पोल ए पहले फॉर एग्जाम्पल T7 के साथ लगा, फिर वो डिसोसिएट हो गया, फिर वो T3 के साथ लग गया। ठीक है, तो इस केस के अंदर तो आपका T3 वाला जो है वो बेसिकली ज्यादा होगा ट्यूब 1 के अंदर, और ट्यूब 2 के अंदर कौन से वाला ज्यादा होगा, आपका T7 वाला। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हो कि ट्यूब 1 विल हैव मोर T3 DNA। ठीक है, क्योंकि यहां पर जैसे अब T3 ज्यादा है वैसे भी, अब इधर इधर आपका T7 कम था, बट पोल बी की प्रोसेसिविटी ज्यादा होती है, एंड द ट्यूब 2 विल हैव द मोर T7 DNA। ठीक है, दूसरे में लिखा कि 1 के अंदर T7 ज्यादा होगा, T3 दूसरे में ज्यादा होगा। ठीक है, बोथ ट्यूब्स विल हैव मोर T3 DNA देन T7, और बोथ के अंदर T7 T3 से ज्यादा होगा नहीं। तो ट्यूब 1 के अंदर क्योंकि पॉलीमरेज ए की प्रोसेसिविटी कम है, प्रोसेसिविटी कम का मतलब कि वो थोड़े से न्यूक्लियोटाइड लगाएगा फिर वो डिसोसिएट हो जाएगा, तो वो मे भी दूसरे डीएनए के साथ लग रहा है, लेकिन पोल बी की प्रोसेसिविटी ज्यादा है, तो इस वजह से जो आपका T7 है वो ज्यादा बनेगा, और इधर तो चलो T3 पहले से ही ज्यादा है, तो इसलिए आपको ट्यूब 1 के अंदर T3 DNA ज्यादा होगा, ट्यूब 2 के अंदर आपका T7 DNA जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोसेसिविटी का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर इट डिसोसिएट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ प्रोटीन कंटेंट, और द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोटीन कंटेंट to total RNA content was measured in E cells in log phase during growth in minimal media। मिनिमल मीडिया मतलब जिसके अंदर मिनिमम जो भी होता है, एंड इन मिनिमल मीडिया सप्लीमेंटेड विद अमीनो एसिड कॉकटेल।
ठीक है, एक में मिनिमल मीडिया, दूसरे के अंदर मिनिमल मीडिया सप्लीमेंटेड विद अमीनो एसिड कॉकटेल, मतलब आपने एक्स्ट्रा अमीनो एसिड दिया है। इन द लेटर केस द रेशियो ऑफ प्रोटीन टू आरएनए इंक्रीज ड्रामेटिकली, मतलब जिस केस में आपने अमीनो एसिड कॉकटेल दिया है उसमें प्रोटीन, बेसिकली जो रेशियो है प्रोटीन टू आरएनए वो आपकी ज्यादा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन मिनिमल मीडिया प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड एट हायर रेट। ठीक है, देखो अब डिग्रेडेशन की तो आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, देखो आपके सामने दो कंडीशन है, एक वो कह रहा है कि सिर्फ मिनिमल मीडिया है। ठीक है, तो अगर मिनिमल मीडिया है, और दूसरा वो कह रहा है कि मिनिमल मीडिया प्लस अमीनो एसिड कॉकटेल, मिनिमल मीडिया प्लस अमीनो एसिड कॉकटेल, प्लस अमीनो एसिड कॉकटेल, तो वो कह रहा है कि जब आपने कॉकटेल साथ में दिया ना, तो उस केस में अगर हम प्रोटीन बाय आरएनए की रेशियो देखें, ऑब्वियसली वो ज्यादा तभी होगी जब प्रोटीन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आरएनए। ठीक है, अब उसमें कम है, एक तो वो कह रहा है कि उसमें डिग्रेड हो गए। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हम नहीं कह सकते कि मिनिमल मीडिया पे प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन हो रही है। ठीक है, दूसरा उसने कहा कि इन अमीनो एसिड सप्लीमेंटेड कल्चर कंडीशंस, ठीक है, फ्यू राइबोसोम्स आर साइमल्टेनियसली एक्टिव ऑन ए सिंगल ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, अब देखो क्या ना, फ्यूअर राइबोसोम तो नहीं होंगे ना, अगर अमीनो एसिड आपने दिया है तो मे बी प्रोटीन तो ज्यादा बन रहा है, तो ज्यादा बन रहा है तो फिर राइबोसोम भी ज्यादा लगे होने चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसने लिखा इन मिनिमल मीडिया अमीनो एसिड अवेलेबिलिटी लिमिट्स प्रोटीन ट्रांसलेशन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि अमीनो एसिड कम है मिनिमल मीडिया में, तो उसकी अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से प्रोटीन आपका कम बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो चल ही रही है, बट ट्रांसक्रिप्शन के कंपैरेटिवली जो प्रोटीन है वो उतना नहीं बन रहा है। एंड अगले में क्या लिखा है कि अमीनो एसिड सप्लीमेंटेशन रिड्यूसेस आरएनए सिंथेसिस बाय मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, देखो क्या ना, अमीनो एसिड का आरएनए पॉलीमरेज 2 से तो कोई लेना देना वैसे ही नहीं है, क्योंकि अमीनो एसिड जो है उसका रोल आता है ट्रांसलेशन के अंदर। तो ये कहना कि अमीनो एसिड देने की वजह से, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस रिड्यूस हो गया। देखो प्रोटीन ज्यादा बनाने हैं तो आरएनए भी तो पहले बनाना पड़ेगा ना, तो ये भी कहना गलत है कि अमीनो एसिड सप्लीमेंटेशन से आरएनए सिंथेसिस रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट यही बन रहा है कि मिनिमल मीडिया में, क्योंकि क्या है ना, उसके अंदर आप अमीनो एसिड नहीं दे रहे, तो सेल को अमीनो एसिड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बट जब आपने अमीनो एसिड कॉकटेल दे दी तो अमीनो एसिड मिल गए उनको एक्स्ट्रा और वो प्रोटीन बनाएंगे। सो इन मिनिमल मीडिया अमीनो एसिड की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिट्स कर रही है प्रोटीन ट्रांसलेशन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कि मतलब अमीनो एसिड चाहिए ना आपको प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, मिनिमल मीडिया में तो आप बेसिक सा सोर्स देते हो, तो पहले सेल को अमीनो एसिड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और जब वो बनेंगे तभी तो वो प्रोटीन बना पाएगा। ठीक है, तो कॉकटेल की प्रेजेंस में इसलिए ज्यादा है, तो उसका रीजन यही है कि जो अमीनो एसिड की अवेलेबिलिटी है मिनिमल मीडिया में वो प्रोटीन ट्रांसलेशन को लिमिट कर रही है। लेकिन जिसमें आपने कॉकटेल में दिया तो वहां पर जो ट्रांसलेशन है वो कंपैरेटिवली आपकी फास्टर होगी और ज्यादा प्रोटीन आपका बनेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरियल ऑपरेंस इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब ये सब के सब आपकी इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। देखो 11 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए वो आपके मॉर्निंग शिफ्ट के थे। ठीक है, वहां पे भी पहला क्वेश्चन ऑपरेन का था, यहाँ पर भी पहला ऑपरेन का ही है। ऑपरेन्स कैन एनकोड मल्टीपल प्रोटीन्स विद लिंक्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऑपरेन के अंदर तो हम बोलते ही है ना कि मल्टीपल जीन्स होती हैं। एन ऑपरेन एक्सप्रेसिस मल्टीपल प्रोटीन्स ऑन ए सिंगल एमआरएनए। ठीक है, क्योंकि एक ही एमआरएनए बनता है और उसी से ही, मतलब जैसे अब एक ही एमआरएनए, अगर हम लैक ऑपरेन की बात करें तो जैसे ये जी जीन का, ये वाई का, ये ए का, लेकिन तीनों की ट्रांसलेशन अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये तो सही है कि मल्टीपल जो प्रोटीन्स हो सकते हैं जो सिंगल ही एमआरएनए से बन सकते हैं। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ओपरॉन हैज ओनली वन चाइल्ड एल्गेनो सीक्वेंस अपस्ट्रीम ऑफ द फर्स्ट ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट गलत है। देखो जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हम शाइंडल गैनो सीक्वेंस की बात करते हैं, क्योंकि शाइंडल गैनो सीक्वेंस हमें बैक्टीरिया में ये बताते हैं कि कौन से एयूजी से आपने प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये तीनों के अंदर अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये कहना कि सिर्फ एक ही वन शाइंडल गैनो सीक्वेंस होता है,
तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। और ओपेरॉन की एक्सप्रेशन इज ऑफन टाइटली रेगुलेटेड, क्योंकि आपने देखा ना कि जैसे हमने लैक ओपेरॉन पढ़ा, तो जब सेल के पास ग्लूकोज है तो लैक ओपेरॉन की जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही है, लेकिन जब सेल के पास ग्लूकोज खत्म हो जाता है, जब लैक्टोज आता है, तभी उन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। Moving on to the next question. Topoisomerase activity was measured in terms of change in the linking number of DNA in the presence of camptothecin, which is a inhibitor of topoisomerase 1, or etoposide, which is a inhibitor of topoisomerase 2. Which one of the following is the correct expected outcome? ठीक है, देखो टोपोइसोमरेज 1 जो होता है वो लिंकिंग नंबर को 1 से चेंज करता है, और टोपोइसोमरेज 2 जो है वो 2 से चेंज करता है। अब वो कह रहा है कि कैम्प्टोथेसिन की प्रेजेंस में, इसका मतलब उसने टोपोइसोमरेज 1 को इनहिबिट कर दिया, तो इसमें तो टोपोइसोमरेज 1 काम ही नहीं करेगा। वो कह रहा है कि टोपोइसोमरेज 1 लीड टू चेंज इन लिंकिंग नंबर बाय +-2, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इटोपोसाइड की प्रेजेंस में, इटोपोसाइड जो है वो टोपोइसोमरेज 2 को इनहिबिट कर रहा है, बट टोपोइसोमरेज 1 ऑब्वियसली वो फंक्शन करेगा, बट लिंकिंग नंबर को वो +-2 से चेंज नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। कैंपो कैम्प्टोथेसिन की प्रेजेंस में, ठीक है, जो टोपोइसोमरेज 2 है, दैट विल लीड टू चेंज इन द लिंकिंग नंबर बाय +-2, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कैम्प्टोथेसिन इज ए इनहिबिटर ऑफ टोपोइसोमरेज 1। ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इटोपोसाइड, टोपोइसोमरेज 2 विल लीड टू चेंज इन द लिंकिंग नंबर बाय +-2, ये भी गलत है, क्योंकि इटोपोसाइड ने तो टोपोइसोमरेज 2 को इनहिबिट कर रखा है। तो इसके अंदर सिर्फ आपकी जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि कैम्प्टोथेसिन टोपोइसोमरेज 1 को इनहिबिट करता है, और जब वो इनहिबिट हो गया तो टोपोइसोमरेज 2 विल लीड टू चेंज इन द लिंकिंग नंबर बाय +-2। Moving to the next question. The tryptophan operon can be induced by the addition of indole propionate acid, which binds to the TRP repressor, but does not allow the change in conformation. Upon the addition of IPA, what will be the order of translation of the enzymes encoded by operon? ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है कि सबसे पहले होता है इसमें EDCBA। ठीक है, तो ये तो हमने जब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ा था, तो इसके अंदर जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन एटुनेशन वाला मैकेनिज्म भी देखा था। ठीक है, बट ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में जो ऑर्डर है वो क्या आपका EDCBA। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रूव्स इज ए हॉलमार्क ऑफ जी फॉर्म ऑफ DNA? ठीक है, जी फॉर्म के अंदर जो हमारा मेजर ग्रूव है वो फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल, ये हमने AB और Z DNA का कंपैरिजन पढ़ा था कि A फॉर्म में कैसा होता है, B में कैसा होता है, Z में कैसा होता है। तो Z फॉर्म का हॉलमार्क क्या है कि उसके अंदर मेजर ग्रूव आपका फ्लैट होता है, और माइनर ग्रूव जो होता है वो नैरो एंड डीप होता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका related to DNR application. Asynchronous culture of E. coli were grown in nitrogen 14 and then shifted to nitrogen 15 containing medium. Nitrogen 15 containing a chemical 0 minute and incubated for 2 generation times. Proportion of hybrid DNA was measured at various time points and results are depicted in the following table. देखो 0 मिनट पे तो वो कह रहा है कि हाइब्रिड DNA 0% है, 10 मिनट पे 40, 20 पे 40, 30 पे 40, 40 पे 40। ठीक है, तो फ्रॉम द डाटा इट वाज कंक्लूडेड दैट केमिकल C inhibits DNA replication. Which one of the following possibilities could be the likely mode of action of chemical C? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या देखने से मिल रहा है कि 10, 20, 30, 40 सभी में आपका 40% ही आ रहा है। ठीक है, और ए सिंक्रोनस है। इन ए सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि जो ई कोलाई के सेल्स हैं वो अलग अलग स्टेजेस में है। मान लो कोई इनिशिएशन में होगा, कोई एलोंगेशन में होगा, कोई टर्मिनेशन में होगा। अब देखो कुछ ना कुछ तो हाइब्रिड DNA बना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि क्योंकि आपने N15 पर डाला है और वो आया भी है, तो इसका मतलब एलोंगेशन तो हुई है। ठीक है, तो ये कहना कि एलोंगेशन या टर्मिनेशन को इनहिबिट करना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, अब ये अगर DNTP के साथ compete कर रहा है, तो फिर तो बेसिकली आपका 15 N14 N15 बनना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि ये तो फिर केमिकल सी जो है फिर तो ये खुद जाके लग रहा है डीएनए के साथ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, इट इनहिबिट्स द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे जो 14 वाले थे पहले, ठीक है, उनकी इनिशिएशन तो स्टार्ट हो रखी थी, ठीक है, तो उनकी एलोंगेशन में तो ये एक्ट नहीं कर रहा, तो वो तो जो बन गए बन गए। अभी देखो ना 10 मिनट के बाद N14 N15 हाइब्रिड के अंदर आपका चेंज ही नहीं आया है, तो इसका यही इंडिकेशन है कि 10 मिनट्स के बाद जो बने उसके बाद फर्दर ये इनिशिएशन जो है वो नहीं होने दे रहा है। इसी वजह से आप देख सकते हो कि 10 20 30 40 मिनट्स पे जो हाइब्रिड डीएनए का प्रोपोर्शन है वो आपका चेंज नहीं हुआ है। सो ये साफ इंडिकेशन है कि जो केमिकल सी है इट इनहिबिट्स द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन ए बाइंड्स द एमआरएनए फॉर जीन बी इन हिला सेल्स। ठीक है, कि जो प्रोटीन ए है वो एमआरएनए फॉर जीन बी के साथ बाइंड करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक एमआरएनए है, ये किसका, जीन बी का, और उसके साथ एक प्रोटीन लग रहा है ए, ये प्रोटीन ए है। द प्रोटीन ए मेडिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए प्रोटीन पार्टिकल, क्योंकि एमआरएनए के साथ प्रोटीन ए लगा तो एमआरएनपी बन गया। द एडिशन ऑफ केमिकल सी डिसरप्ट्स एमआरएनपी इन हीला सेल्स, कि जो एक केमिकल सी की बात कर रहा है जिसने एमआरएनपी को क्या कर दिया, डिसरप्ट कर दिया। एमआरएनए को क्या कर दिया आपका, डिसरप्ट कर दिया। एमआरएनपी को क्या कर दिया आपका, डिसरप्ट कर दिया। ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉट एंड नॉर्दर्न ब्लॉट एनालिसिस आर शोन बिलो। ठीक है, देखो वेस्टर्न ब्लॉट किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए, और नॉर्दर्न ब्लॉट किसके लिए होता है आपका, आरएनए के लिए। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि वेस्टर्न ब्लॉट फॉर ए, जैसे प्रोटीन ए है, जब आपने हीला सेल दिए तब भी प्रोटीन का बैंड आ रहा है, और हीला सेल्स विद ट्रीटेड विद सी तब भी बैंड आ रहा है। ऐसे अगर हम बी, क्योंकि हमने जीन बी की बात करी है, तो इसका मतलब क्या है कि हीला सेल्स नॉर्मली जो आपका एमआरएनए है जो कि आपका बी प्रोटीन बनाता है वो नॉर्मली भी बन रहे हैं, और जब आप सी के साथ ट्रीट करा रहे हो तब भी बन रहे हैं। और एक उसने क्या लिखा है, नॉर्दर्न ब्लॉट फॉर आरएनए पुल डाउन विद ए। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि जो आपने एमआरएनए जो है, जो ऑब्वियसली बी वाला एमआरएनए है, जीन बी वाला, उसको आपने क्या करा है, पुल डाउन करा है। ठीक है, कि उसको आपने प्रोटीन ए देके उसको अलग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रोब डाला है बी के लिए, तो यहाँ पे भी बैंड आ रहे हैं। ठीक है, तो दो अगर आप यहाँ पे देखो ना, वेस्टर्न ब्लॉट दोनों, ठीक है, और नॉर्दर्न ब्लॉट, सभी के अंदर बिल्कुल आइडेंटिकल रिजल्ट है, चाहे आपने बेसिकली आपने केमिकल दिया है चाहे नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बन सकता है इसके अंदर। तो इसी के बेस पे हमें आगे देखना है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी। एमआरएनए डिसरप्शन डज नॉट अफेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन ए एंड ट्रांसक्रिप्ट बी। ठीक है, और द ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बी। देखो जैसा हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि आप चाहे वेस्टर्न ब्लॉट फॉर ए देख लो चाहे बी देख लो और नॉर्दर्न ब्लॉट फॉर आरएनए देख लो, तो इनहिबिटर के आने से कोई भी उसमें आपको फर्क नहीं देखने को मिल रहा। तो अगर आपने केमिकल सी से एमआरएनए को डिसरप्ट करा भी दिया, ठीक है, तो भी आपका जो प्रोटीन ए है वो ट्रांसक्रिप्ट बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना ट्रीट कराने के बाद भी बैंड आ रहा है, ठीक है, एमआरएनए का, और ट्रांसलेशन भी हो रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही लग रही है। चलो बाकी भी देख लेते हैं। एमआरएनपी डिसरप्शन इनहिबिट्स प्रोटीन ए इंटरेक्शन विद ट्रांसक्रिप्ट बी बट नोट द ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बी। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, अगर एमआरएनपी डिसरप्शन से देखो प्रोटीन ए जब लगेगा, इसका मतलब क्या है ना, तभी उसकी क्या हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है। ठीक है, अब ये कहना कि प्रोटीन ए अब ट्रांसक्रिप्ट बी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, और जब तक वो इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो बेसिकली आपका उसके बाद तो मे बी फिर उसकी ट्रांसलेशन ही ना हो, क्योंकि प्रोटीन ए का हमें ये रोल समझ में आ रहा है कि वो एमआरएनए के साथ लग रहा है और फिर उसकी ट्रांसलेशन हो रही है। तो अगर प्रोटीन ए लगेगा ही नहीं, तो वो कह रहा है कि एमआरएनपी की डिसरप्शन से उनकी इंटरेक्शन तो क्या होगी, इनहिबिट होगी, बट ट्रांसलेशन नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट गलत है। mRNP disruption does not affect the interaction of protein A with transcript B but affects the translation।
देखो क्या ना, आप इस चीज को देखो, क्योंकि ए तो चलो है ही सी, जो बी है उसकी प्रोटीन भी बन रहा है, आपको प्रोटीन का भी बैंड दिख रहा है और आपको एमआरएनए का भी बैंड दिख रहा है। तो एमआरएनपी के डिसरप्शन से ना तो प्रोटीन ए की बाइंडिंग एमआरएनए से अफेक्ट हो रही है और ना ही ट्रांसलेशन अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। इसमें लिखा है कि ये प्रमोट करता है विद ट्रांसक्रिप्ट बी। अब ऐसा भी आप कुछ नहीं कह सकते, प्रमोट करता है तो फिर क्या होता है ना, ये जो बैंड है इसकी थिकनेस ज्यादा आती, क्योंकि फिर जैसे जो प्रोटीन है मे बी वो ज्यादा बनता। ठीक है, अगर वो कह रहा है ना कि अगर इंटरेक्शन ज्यादा हो रही है, कि मतलब प्रोटीन ए की ट्रांसक्रिप्ट बी के साथ, ठीक है, और ये जो लिखा ना पुल डाउन विद ए, पुल डाउन विद ए का मतलब क्या है कि जो एमआरएनए है, जो बेसिकली बी वाला एमआरएनए है, तो फिर वो भी आपका स्पेसिफिकली क्या होता, मे बी फिर उसका बैंड भी यहाँ पे थिक आता। ठीक है, तो क्योंकि आपको जो बैंड्स है ना उसकी थिकनेस में कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब ना तो ट्रांसलेशन ज्यादा हुई है, ठीक है, और ना ही आप कह सकते हो कि जो एमआरएनपी की डिसरप्शन से प्रोटीन ए की ज्यादा इंटरेक्शन हुई है बी के साथ। ठीक है, बैंड्स देखो बिल्कुल, आप ये देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब सी कुछ कर ही नहीं रहा है। सी ने चलो एमआरएनपी को तो डिसरप्ट करा क्योंकि वो तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, बट उसकी डिसरप्शन से ना तो प्रोटीन ए और ट्रांसक्रिप्ट बी की इंटरेक्शन अफेक्ट हो रही है और ना ही ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बी। अगर यहाँ पे ऐसा होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे बैंड ही नहीं आता, इसका मतलब वो ट्रांसलेशन नहीं होने दे रहा, दोनों ही नहीं आते तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों इफेक्ट हो रही हैं। तो इसका फर्स्ट ही आंसर बनेगा, दैट इज योर ए। ठीक है, तो नॉर्दर्न ब्लॉट हम करते हैं आरएनए के लिए, वेस्टर्न हम करते हैं प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना आपको वो टेक्निक के साथ लिंक कर देते हैं, तो आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए। ठीक है, और ये लिखा ना नॉर्दर्न ब्लॉट फॉर आरएनए, क्योंकि आरएनए पुल डाउन विद ए, तो जो भी एमआरएनए है उसको आपने, क्योंकि आपको पता है जो प्रोटीन ए है वो एमआरएनए के साथ लगता है, फिर आपने उसको पुल डाउन किया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The following four DNA oligos are mixed in a equimolar concentration, heated to 95 degrees Celsius and slowly annealed in a microcentrifuge tube। ठीक है, अब यहां पर आपके पास कितने हैं, फोर हैं। ठीक है, जैसे वन टू थ्री फोर, जैसे अब इन दोनों फर्स्ट और फोर्थ की लेंथ जो है वो सेम है, टू और थ्री की लेंथ जो है वो सेम है। ठीक है, अब एक तो वो क्या कर रहा है कि टू सेपरेट बी फॉर्म्स। अब देखो बी फॉर्म बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंटेरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो यहाँ पे जी है, चलो यहाँ पे सी है, क्योंकि हमें एंटी पैरेलल बनाना है ना। इधर सी है, चलो इधर जी है, इधर सी है, इधर जी है, इधर टी है, चलो इधर ए है। अब इधर ए है, इधर टी है, इधर सी है, इधर जी है। ठीक है, अब देखो इधर टी है, इधर जी है, फिर यहाँ पे सी है, जी है, फिर सी टी है। अब देखो ना, ये जो टी है ये तो जी के साथ करेगा नहीं, फिर ये सी टी के साथ नहीं करेगा, फिर ये सी ए के साथ नहीं करेगा, तो बी फॉर्म तो नहीं बनने वाली। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। और जी फॉर्म बनाने के लिए उसके अंदर ऑल्टरनेट प्यूरिन पिरिमिडिन होने चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर अगर आप इन सीक्वेंस को देखोगे तो वो भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये भी गलत हो गया। और स्टेम लूप स्ट्रक्चर, स्टेम लूप स्ट्रक्चर का बनता है जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, जैसे ए के सामने यहाँ पे ए है, ये भी नहीं बना सकता, सी के सामने टी है, जी के सामने जी है, सी के सामने सी है, तो ये स्टेम लूप स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या बनेगा, ए फोर स्टैंडर्ड हॉलीडे जंक्शन। ठीक है, ये आप एक बार ट्राई करना। जैसे मैं आपको एक सीक्वेंस वैसे ही दिखा देता हूँ कि हॉलीडे जंक्शन जो होता है वो ऐसा सा दिखता है, जैसे होगा ना उसमें कुछ पार्ट तो पेयर कर जाएगा। ठीक है, जैसे आप मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं दो स्टैंड आपको दिखाता हूँ, इसमें और इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जी सी सी टी ए सी। ठीक है, तो अब इधर ऑब्वियसली मैं अपोजिट वाला देखता हूँ जो ये आपका। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी जी जी, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे जी आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी सीक्वेंस ऐसे आप, क्योंकि बाकी जो पार्ट है, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि इधर मैं जब टी लिखूंगा तो इधर जी है, तो ऐसे एक बन जाएगा, और ऐसे फिर नीचे भी आपका दूसरा भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो हॉलीडे जंक्शन बनाएगा। तो ऑब्वियसली एग्जाम में अब देखो इतना टाइम तो है नहीं कि हम हॉलीडे जंक्शन बना के देखेंगे, बट यू हैव टू एलिमेंट अदर ऑप्शन। बी फॉर्म बनाने के लिए आप देखो ना, दोनों इक्वल लेंथ के ले लो, बन ही नहीं रहा। जी फॉर्म बनाने के लिए ऑल्टरनेट प्यूरिन पिरिमिडिन होना चाहिए, वो भी नहीं है। और स्टेम लूप बनाने के लिए तो पैलिंड्रोमिक होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा बचा आपका
4 स्टैंड हॉलीडे जंक्शन। ठीक है, तो ये जैसे मैंने एक डायग्राम यहाँ पे शो भी कर रखा है। सो वही ना कि 1 और 2 में ऐसे कॉम्प्लीमेंटारिटी 3 और 4 में, ऐसे 2 और 3 की और 1 और 4 की। तो आप सीक्वेंस से बना के देखना, वी विल गेट सम आइडिया कि ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। जो बेसिकली मैंने देखा था तो उसमें मुझे जैसे 2 स्टैंड के बीच में ऐसा ऐसा दिख रहा था। बाकी भी चलो आप पेयरिंग करके देखना, क्योंकि सीक्वेंसेस आपको गिवन है। बट अगर नहीं भी बनाना तो यू हैव टू एलिमिनेट अदर ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया होगा कि, अब देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखो आजकल वो क्या कर रहे हैं ना, वो टेक्निक के साथ लिंक कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको टेक्निक की नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो उसने क्या लिखा है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑफ 3 DNA रिपेयर प्रोटीन वर इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, भले ये 3 ऐसे प्रोटीन है जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बाइंड करते हैं। ए बायोटिन एलिटेड, मतलब डीएनए के ऊपर आपने उसको बायोटिन से लेबल कर दिया, एंड इंक्यूबेटेड विद प्रोटीन्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एज शोन बिलो। ठीक है, जैसे तीनों नहीं है, और इसमें सिर्फ प्रोटीन है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें ए बी दोनों है, इसमें तीनों है। ठीक है, दिस वॉज फॉलोड बाय स्ट्रेप्टोबिडिन पुल डाउन टू एनरिच सिंगल स्टैंड डीएनए बाउंड प्रोटीन। फिर आप क्या करते हो ना, आपने, क्योंकि एविडिन और बायोटिन की इंटरेक्शन होती है, तो स्ट्रेप्टोबिडिन देके आपने ऑब्वियसली जिस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ क्या लगा होगा, प्रोटीन लगा होगा। ठीक है, उसको आपने क्या कराया, पुल डाउन कराया। ठीक है, क्योंकि ये बायोटिन के साथ लगेगा, और ये वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए होता है। तो इसमें क्या होगा, जिस आरएनए के साथ प्रोटीन लगा होगा वही बस आपका लग होगा, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉट हम प्रोटीन के लिए करते हैं। विच वर डिटेक्टेड बाय वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट कंक्लूजन, नॉट ए करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द अबव स्टडी। ठीक है, अब देखो उसमें देखो क्या, जब ए बी सी तीनों नहीं आया तो कोई बैंड नहीं आया, जब आपने ए दिया तो बैंड आया है। तो प्रोटीन ए बाइंड्स टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है। दूसरा क्या है कि प्रोटीन बी डज नॉट बाइंड टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जब आपने ए बी दोनों दिए तो देखो दोनों का बैंड आ रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि प्रोटीन ए तो पहले लगा है, और जब वो लग जाता है तो वो प्रोटीन बी को भी लगने दे रहा है। लेकिन जब आपने तीनों दिए तो कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, सो प्रोटीन सी डीस्टेबलाइजेस द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन ए टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। एक तो ये क्या कर रहा है कि जो प्रोटीन सी है वो डीस्टेबलाइज कर रहा है बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन ए टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और तीसरा क्या है कि प्रोटीन सी इंटरेक्ट्स विद प्रोटीन ए बट नॉट विद प्रोटीन बी। ठीक है, देखो अब क्या है ना इसके अंदर, अगर हम बात करें कि जो प्रोटीन सी है, क्योंकि प्रोटीन सी देने से ए बी दोनों नहीं लगे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि वो प्रोटीन ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है बट नॉट विथ प्रोटीन बी। ठीक है, क्योंकि ए लगता है तभी बी लगता है। ठीक है, तो अब जब आपने सी दिया तो ए भी नहीं लगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन सी जो है वो प्रोटीन ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है बट नॉट विथ प्रोटीन बी। ठीक है, लेकिन ये कहना कि वो प्रोटीन सी जो है वो डीस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, अब देखो डीस्टेबलाइज करने का मतलब तो क्या है कि या तो वो लगा है और फिर वो उसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन ए टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, अब वैसे तो ये भी हो सकता है, क्योंकि जब आपने सी दिया ना तो ए और बी दोनों नहीं लगे हुए। ठीक है, तो एक ये कहना कि प्रोटीन सी डीस्टेबलाइजेस द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन ए टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और दूसरा वो कह रहा है कि प्रोटीन सी इंटरेक्ट्स विद प्रोटीन ए बट नॉट विद प्रोटीन बी। तो इसमें से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट नहीं है, पहले दो तो चलो सही है। सी देने से आपका जो ए और बी दोनों का बैंड नहीं आया। ठीक है, ये तो हमें लग रहा है कि प्रोटीन सी ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मे बी वो उसके साथ लगा तो नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये कहना कि प्रोटीन सी ने बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन ए टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डिस्टेबलाइज करा है, तो यही ज्यादा आपका इनकरेक्ट लग रहा है। तो यही आपका क्या होना चाहिए, नॉट ए करेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि ये मैं इस बेस पे कह रहा हूं कि जब आपने ए बी सी तीनों दिए ना, तो देखो जब ए है तो ए लगता है, जब ए और बी है तो दोनों लगते हैं। अब सी देने से कोई भी बैंड नहीं आ रहा, तो इसकी इंडिकेशन यही है कि वो ए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ए ही जब नहीं लगेगा तो फिर आपका बी भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कहना कि वो डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी मतलब इनअप्रोप्रिएट लग रही है।
गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ रेगुलेटरी आरएनए। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन आ रखा है इसमें। अब ऐसा ही आरएनए की जब भी मैं बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है, RISC मेडिएटेड। तो सी का तो पक्का 3 है। mRNA की जब हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक पेयरिंग दिखाते हैं स्पेसिफिक mRNA के साथ, तो बी का 1 है। और राइबोस्विच, सो दे चेंज देयर कॉन्फॉर्मेशन व्हेन बाउंड टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूजली मेटाबोलाइट्स। तो ए का होना चाहिए 2। C3, या सबसे पहले ए का होना चाहिए 2। ठीक है, ए के ऑप्शन में है, ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3। वेर इज द क्वेश्चन। अब ये एक ये बेसिकली आपका इस ग्राफ में बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स TF1 and TF2 bind to the independent cis regulatory elements cis1 and cis2 respectively upstream of Tata box and positively regulate gene expression. Histone modifier 1 binds to TF1 but not to TF2। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 और 2 हैं, ये cis1 और cis2 के साथ बाइंड करते हैं और ये पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं। और जो HM1 है वो TF1 के साथ बाइंड करता है, TF2 के साथ नहीं करता। In order to determine how genes are regulated by these three factors, an in vitro transcription and translation is assays was set up. A packaged DNA containing region from cis1 to cis2 along with eukaryotic minimal promoter fused upstream of luciferase gene. The luciferase activity upon addition of a combination of TF1, TF2 or HM1 in the presence of RNA polymerase and translation mix is plotted below। ठीक है, तो मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो हमें बेसिकली प्लॉट दिखा रखा है। तो उसमें TF1, TF2, HM1 इन द प्रेजेंस ऑफ RNA पॉलीमरेज एंड ट्रांसलेशन मिक्स। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो ल्यूसीफेरेज है वो उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। अब इसमें देखो क्या ना RNA पॉलीमरेज और ट्रांसलेशन मिक्सचर तो उन्होंने सभी में डाला हुआ है। ठीक है, वो तो चलो कॉमन है। देखो आपने कंपैरिजन करना है, जब आपने ना तो TF1 दिया ना TF2 दिया ना HM1 दिया, उसने क्या की TF1 सिस एलिमेंट 1, ये सिस एलिमेंट 2, और जो HM1 है वो बेसिकली आपका TF1 के साथ इंटरेक्ट करता है, TF2 के साथ नहीं करता। ठीक है, जब आपने सिर्फ TF1 दिया तो ल्यूसीफरेज की एक्टिविटी बढ़ी है। ठीक है, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव रेगुलेशन है कि मे बी ये मतलब ट्रांसक्रिप्शन के रेट को फास्ट कर रहा है। ठीक है, जब आपने TF2 दिया कोई फर्क नहीं है, वी हैव टू कंपेयर विद दिस, कोई कोई चेंज नहीं है। जब आपने अकेला HM1 दिया तब भी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो मतलब TF2 और HM1 का तो कल्ले कोई रोल ही नहीं है। जब आपने TF1 और HM1 दिया, ठीक है, तभी भी उतना ही आया है जितना अकेला TF1 का था। ठीक है, तो HM1 का यहां भी कोई रोल नहीं आ रहा। जब आपने TF2 और HM1 दोनों दिए तब तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जब आपने TF1 और TF2 दिए तब भी उतना ही आ रहा है। मतलब कि TF1 वाला ही आ रहा है। जिस जिस केस में TF1 है उसके साथ आपने अकेला TF1 दिया, TF2 दिया है तब भी उतना ही है, अकेला HM1 दिया तब भी उतना ही है। लेकिन जब आपने TF1 के साथ TF2 और HM1 दोनों इकट्ठे दिए तब आप देखो एक्टिविटी सबसे ज्यादा ही है। ठीक है, तो इस बेस पे देखते हैं हमें क्या उन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब वो कह रहा है कि जो TF2 है that activates luciferase expression independent of TF1 and HM1। TF2 तो कुछ कर ही नहीं रहा ग्राफ के अंदर, तो ये तो गलत है। तो वो तो luciferase एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कर ही नहीं रहा। HM1 activates binding of either TF1 or TF2 to their cognate cis element to activate luciferase expression। ठीक है, देखो HM1 का भी रोल तभी आया जब TF1 TF2 दोनों इकट्ठे हैं। जब आपने HM1 को TF1 के साथ दिया तब भी उसका कोई रोल नहीं आया, और जब आपने उसको TF2 के साथ दिया है तब भी उससे कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब वो कह रहा है कि TF1 बाइंड्स टू cis1। ठीक है, रिक्रूट्स HM1 टू मॉडिफाइड DNA allowing TF2 टू बाइंड cis2 टू एनहांस ल्यूसिफरेज एक्सप्रेशन। जब आपने तीनों दिए हैं तो TF1 पहले cis1 पे लगा, क्योंकि आपने लिखा ना कि जो HM1 है वो TF1 के साथ बाइंड करता है, तो उसने फिर HM1 को रिक्रूट कराया। ठीक है, एंड क्योंकि देखो जब आपने TF1 और HM1 दिया तब भी कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जब आपने तीनों दिए
तो TF1 binds to cis1, recruits HM12 modifying DNA, allowing TF2 to bind cis2 to enhance luciferase expression। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी बेसिकली यहां पे सही लग रही है। तीसरा उसने लिया कि TF2 binds to cis2, recruits HM12 modified DNA, allowing TF1 to bind cis1 to activate luciferase expression। देखो एक लाइन जो उसने लिखी थी ना कि जो हिस्टोन मॉडिफायर बाइंड्स TF1, अब पहले आपने TF2 लगा दिया, उसके बाद HM1 तो वहां पे आके लगेगा ही नहीं ना, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन रही है आपकी सी, कि TFLA सिस1 से बाइंड करा, फिर HM1 आया और उसने फिर TF2 को वहां पर मतलब लगाया और फिर उसने ल्यूसीफेरेज की एक्सप्रेशन कराई। तो इसका आंसर क्या बन रहा है आपका सी। ठीक है, तो ये देखो ना, ये डाटाबेस क्वेश्चन था, तो आपको जैसे ये प्लॉट दिया होगा और उसके बेस पे आपको आंसर करना था। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रीजन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज हैवीली ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2, गिवन बिलो आर ए फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ सच ए क्रोमैटिन। तो सबसे पहले उसने लिखा DNase1 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, वही ना कि कोई हैवीली ट्रांसक्राइब हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे हमने इनिशियल भी क्वेश्चन देखा था, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स। ठीक है, तो DNase1 हाइपर सेंसिटिविटी होना चाहिए आपका। हाई CG मिथाइलेशन, देखो जब CG मिथाइलेशन होती है तो इसका रोल किससे होता है, जीनोम इम्प्रिंटिंग से, कि वो जीन तो एक्सप्रेस ही नहीं करती। तो CG मिथाइलेशन होने से तो ट्रांसक्रिप्शन होगी नहीं उसकी। ठीक है, तो हाई CG मिथाइलेशन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने हमसे हमें पूछा कि हैवली ट्रांसक्राइब्ड। ऑक्यूपाइड बाय मैक्रो H2A, जो मैक्रो H2A होता है ये भी ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और हाई हिस्टोन एसिटाइलेशन, क्योंकि एसिटाइलेशन जो होती है उसकी वजह से जो DNA होता है वो आपका यूक्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। ये सब पढ़ा था ना हमने, हिस्टोन एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन। ठीक है, मिथाइलेशन ऑफ लाइसिन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरिन। तो एसिटाइलेशन की वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिवेशन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए आपका, A and D ओनली। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 22 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज मतलब 11 क्वेश्चंस, मतलब 11 क्वेश्चंस ही हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में थे, 11 ही आपकी इवनिंग में। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे वही होता है ना कुछ टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे अब कई बार न्यूक्लिक एसिड्स के क्वेश्चन है, कई कुछ उसको बायोकेमिस्ट्री में काउंट करते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि नेट के सिलेबस में जैसे आपकी फॉर्म्स ऑफ DNA या न्यूक्लिक एसिड्स को बायोकेमिस्ट्री में मेंशन किया हुआ है। तो मतलब कुल मिला के अगर आप देखो तो 11 क्वेश्चंस आपके मॉर्निंग शिफ्ट में है। ठीक है, जिसमें से अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट वाले 6 जो है वो 2 मार्क्स के हैं, 7 8 9 10 11। तो अराउंड देखो आप 32 मार्क्स, इधर भी ये 1 2 3 4। ठीक है, ये पहले 4 ही हैं जो 2 मार्क्स के हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसे 28 and 8 36, मतलब ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो एग्जाम के अंदर मतलब 30 मार्क्स की भी आ रही है। ठीक है, अब वही होता है ना, इफ यू मैनेज टू गेट अराउंड 20 ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो ए गुड स्कोर। तो यही होता है कि आपको क्वेश्चंस आप देखो, ऑपरन के ऊपर आ रखा है, रेप्लिकेशन पे आ रखा है, ट्रांसक्रिप्शन पे आ रखा है, आपका ट्रांसलेशन के ऊपर आ रखा है। ठीक है, बट यह कि थोड़ा सा ये था कि इस बार दे उन्होंने क्वेश्चन को ना टेक्निक के साथ लिंक किया था। तो जिन भी बच्चों का अगर जो टेक्निक्स हैं, क्योंकि यही कई बार इशू आता है, बच्चों कहते हैं वी आर नॉट एबल टू एनालाइज दिस थिंग, तो इसका एनालिसिस करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान, मतलब कुछ मुश्किल नहीं होता है, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा जिन्हों थोड़ा टेक्निक्स नहीं किया होता तो उनको थोड़े से मुश्किल लगते हैं क्वेश्चन। बट ऑब्वियसली आपको इसको एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको एनालाइज कर लिया तो आप इजिली क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा नाउ दे जस्ट वांट टू चेक इट आउट कि हाउ इज योर इंटेलेक्चुअल, व्हाट इज योर लाइक हाउ इज योर थिंकिंग एबिलिटी, कि आप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि दे गिव यू सम डाटा, व्हाट यू विल इंटरप्रेट फ्रॉम दैट। सो दिस इज नॉट द डायरेक्ट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट भी हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विच रिक्वायर्ड कि आपको उस चीज की समझ होनी चाहिए,
एंड यू शुड हैव पेशेंस ऑल्सो कि आप उस क्वेश्चन को आराम से रीड करो। और अगर तो क्या होता है कि अगर तो आपको समझ है कि जो भी आपका थ्योरी पार्ट होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड, तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस कर पाते हो, बट पहले उसका बेस क्लियर हो। ऑपरेंड्स पता है क्या होते हैं, जनरली एप्लीकेशन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशंस क्या होती हैं आपकी, डीएनए सुपर कोइलिंग क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ए बी एंड जी फॉर्म ऑफ डीएनए है, ठीक है, तो ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। So for all these kind of videos, please subscribe to our channel Biotech Sapiens. So at Biotech Sapiens, we provide coaching for CSA, NET, GATE exam, IT jam, different levels, different types of MSc entrances. So I hope you like this video. So thank you so much.